हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं 15 जून का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके वन डे एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, यानी भारत के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में से नियुक्त किया गया है। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी, दूसरा है अंशु सुधाकर, तीसरा है विमलेश सिन्हा और चौथा है मनोज पांडे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हमारा ये थल सेना है, ठीक है, थल सेना के जो पद है, इसमें इससे पहले जो हमारे मनोज पांडे हुआ करते थे, ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, और उसके बाद फिलहाल जो अपॉइंट हुए हैं वो है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 आया है। ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? ठीक है, और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये किसके द्वारा निकाली जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, कि ये किसके द्वारा निकाला जाता है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। ये जो हमारा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में, ठीक है, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 है, ठीक है, भारत में इसमें जो भारत की रैंक है वो क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास कुल चार ऑप्शन है। पहला है 120, दूसरा 123, 125 और 129। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 129 है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, जो हमारा थल सेना अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा भारतीय थल सेना है, ठीक है, उसका गठन कब हुआ? तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, स्थापना जो है इसका 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। ठीक है, और इसकी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। बाकी जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं और आपको तैयार करना होगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो उद्देश्य है वो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद की एकता, इन सबको सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से जो है उन्हें बचाना होता है और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। ठीक है, इनका ये प्राथमिक उद्देश्य है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं और अन्य गड़बड़ी के दौरान मानव बचाव अभियान भी चलाते हैं सब। ठीक है, और उसके जैसे कि इनमें ऑपरेशन सूर्य आशा था। ठीक है, और ऑपरेशन सूर्य है, ऑपरेशन आशा है। ठीक है, आंतरिक खतरों से निपटने के लिए सरकार द्वारा भी इन्हें सहायता का अनुरोध किया जाता है। ठीक है, ये भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ राष्ट्रीय शक्ति का एक, ठीक है, प्रमुख अंग है। सेना अब तक पड़ोसी देश इस्लामी पाकिस्तान, जो हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, इनके साथ ये 4 बार युद्ध कर चुका है, और जो चीन है इसके साथ 1 बार युद्ध कर चुका है। ठीक है, सेना द्वारा किए गए अन्य प्रमुख अभियानों में जो हमारा ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन मेघदूत है, इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, और ऑपरेशन कैक्टस है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग जरूर से रेडी कर लीजिएगा कि ये जो ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन मेघदूत है, ऑपरेशन कैक्टस है, ये सब आपको रेडी होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो सेना ने शांति के समय कई बड़े अभियान चलाए, जैसे कि ऑपरेशन ब्रॉस स्टेट्स था और युद्ध अभ्यास सूरवीर था। ठीक है, ये सब किए हैं। सेना ने कई देशों में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में एक सक्रिय प्रतिभागिता रही है। ठीक है, जिनमें साइप्रस है, साइप्रस, ठीक है, लेबनान है, कांगो है, अंगोला है, कंबोडिया है, वियतनाम है, नामीबिया है और अल सल्वाडोर, लाइबेरिया है, मोजाम्बिक है और सोमालिया है। इन ये लोग सम्मिलित है। ठीक है, इनमें शांति मिशन बहुत चलाया गया। ठीक है, इसके द्वारा राजस्थान में जो झुंझुनू
नामक का जिला है, ठीक है, राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है, उसमें उसे जो है सैनिकों का शहर कहा जाता है, मतलब वहीं पे ये लोग ज्यादातर रहते हैं, ठीक है। इस तरह के सैनिक ये तो रहते तो ऑल ओवर रहते हैं पूरे इंडिया में, बट वहां पर ये ज्यादातर रहते हैं, ठीक है। इनका वहीं पर स्थल ज्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, ठीक है। जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 है, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 2024 है, ठीक है, इनमें जो भारत है वो 146 देशों में से 129वें स्थान पर है, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे फिसल गया है। हमारा भारत पहले जो था वो 2 स्थान नीचे और फिसल गया, यानी कि जो पहले था 127 पर, ठीक है, अब वो हो गया 129 पर। उसके बाद भारत इंडेक्स में जो बांग्लादेश है हमारा, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, इन चारों से नीचे है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये आपका भी जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कि ये किस किस देशों से, किस किस पड़ोसी देशों से, ठीक है, इस इंडेक्स में भारत पिछड़ गया है, ठीक है। और ये आपका भी, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए दोस्तों, तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो देखिए, इसमें क्या है, जो इंडेक्स में भारत के पड़ोसी जैसे बांग्लादेश को 99, चीन को 106वां, और नेपाल को 117वां, श्रीलंका को 122वें, और भूटान को 124वें, और पाकिस्तान को 145वां स्थान पर रखा गया, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान ही जो पड़ोसी देश हमारा है वो सबसे हमसे नीचे है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले जो हमारा फैक्ट है उसके अनुसार। तो देखिए, आइसलैंड जो कि 93.5% पर, ठीक है, फिर से ये पहला स्थान रिटेन किया है, ठीक है। यानी कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी पूछा जाएगा कि कौन सा देश ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर है, तो ये आइसलैंड, ठीक है। अब देखिए, ये 1.5 दशक से सूचकांक में अग्रणी है, और शीर्ष 10 में से जो 9 अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनमें से 8 ने अपने अंतर का 80% अधिक हिस्सा बांट लिया है, ठीक है। अब जो आइसलैंड है फिर से पहले स्थान पर है, ठीक है, ये आपको पढ़े बता दिए ऊपर से। अब देखिए, भारत जो है कि 2 पायदान नीचे आने की वजह, ठीक है, ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट है, जो कि आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। कि इसे जो ये इंडिया हमारा जो है, इसे 2 पॉइंट नीचे आने का वजह क्या है, तो इसका मुख्य रूप से एक तो शिक्षा की हमारी स्थिति है, और दूसरा जो राजनीतिक सशक्तिकरण है, ठीक है, उसमें गिरावट आई है। ये दोनों मुख्य है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर इज द G7 समिट बीइंग हेल्ड, यानी कि जो हमारा G7 समिट है, ठीक है, वो कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है, पहला है इटली, दूसरा कनाडा, चौथा है जापान, तीसरा है जापान, चौथा है फ्रांस। इनमें जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि इटली, ये करेक्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इटली में जो G7 शिखर सम्मेलन है वो होने जा रहा है, ठीक है। और वहां पर गांधी जी का जो प्रतिमा थी, उसको जो खालिस्तान समर्थक थे, उन्होंने हाल ही में तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि वहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जाने वाले थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ इटली पर ही जो ये G7 शिखर सम्मेलन है होने वाला है, और वहीं पर इनका जो गांधी जी का स्टैचू वहाँ पर है, ठीक है, उसका शुभारंभ करने वाले थे, और उसे बनते हुए लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, जो G7 है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि G7 के बारे में। देखिए, यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है, कुछ फैक्ट है, और जितने भी फैक्ट है सब इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इन सब फैक्ट में हम देखते हैं कि G7 है क्या। तो देखिए, G7 में जो है कौन कौन से कंट्री शामिल है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि G7 में कौन कौन से कंट्री शामिल है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, यानी कि जो यूएस है ये है। अब देखिए, यह एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, और इसे 1995 में, सॉरी 1975 में, ठीक है, इसकी जो थी इसे गठन किया गया था, यानी इसका जो गठन हुआ है वो 1975 में हुआ है। कनाडा जो है इस संगठन में 1976 में आया, ठीक है, यानी 1 साल बाद। यूरोपीय संघ की बात करें तो 1977 में आए, ठीक है, ये सब भाग लिए हैं।
1998 में रूस जो था, ठीक है, इस समूह में शामिल हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि ये, और उस समय ये G7 से G8 बन गया था, ठीक है। और उसके बाद जब रूस ने 2014 में, ठीक है, क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, और क्रीमिया को कब्जा लिया, तो उस समय इसको निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। और जिसके पश्चात जी समूह से सभी देशों ने नाराज होकर इसे, जो G7 जो G8 था उसे निकाल दिया, और जो G7 था जो कि G8 बन गया था, अब G8 फिर से G7 बना गया, ठीक है। इस तरह से ये हो गया G7। अब उसके बाद G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं, ठीक है। ये हर वर्ष शिखर सम्मेलन होता है, इस साल तो इटली में है, ठीक है। इसके बाद जिसकी अध्यक्षता जो है, जिसकी अध्यक्षता सदस्य देश के नेताओं द्वारा एक घूर्णन आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रसिया और विच कंट्रीज आर्म फोर्सेस हैव स्टार्टेड द सेकेंड फेज ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक्सरसाइज। यानी कि रूस और किस देश ने सैन्य बलों ने, ठीक है, सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण प्रारंभ किया है। तो हमारे पास कुछ चार ऑप्शन है, ठीक है। मोजाम्बिक है, बेलारूस है, हंगरी है, नॉर्थ कोरिया। देखिए दोस्तों, इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बेलारूस जो सेकंड का है वो करेक्ट है। ऐसा है कि जो बेलारूस है ना, ये इसका पड़ोसी देश है, ठीक है। अब बेलारूस हमेशा रूस के साथ खड़ा रहने वाला देश है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये जो है रूस के साथ खड़ा है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख देख लेते हैं दोस्तों। इनमें जो हमारा G7 है हमने देख लिया, अब देखते हैं, ठीक है, हु हैज वोन द नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट। यानी कि जो नॉर्वे चेस 2024 का टूर्नामेंट है उसने हाल ही में किसने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, आर प्रज्ञानंदन, दूसरा है मैग्रस कार्लसेन, और तीसरा अलीरेजा फिरोजा, और चौथा है हिकारू नाकामुरा, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा ऑप्शन सेकंड है यानी कि मैग्रस कार्लसेन, ये करेक्ट है। इन्होंने नॉर्वे चेस 2024 का टूर्नामेंट हाल ही में जीता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं हमारी आपकी वीडियो जो है अच्छी लग रही होगी। तो चलिए प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। देखिए इस समय हमारे यहाँ पर लाइट की बहुत इशू है, ठीक है, इसलिए हमारा जो वीडियो है वो 2 दिन गैप हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो वीडियो है, जो डेली करंट अफेयर है, वो आपको डेली अपलोड किया जाएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर हमारे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्स जो है। तो सिक्स हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओथ, यानी कि किसने, ठीक है, किसने शपथ लिया है एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ लिया। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, नवीन पटनायक, धर्मेंद्र प्रधान, मोहन चरण मांझी, और लास्ट है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है यानी कि मोहन चरण मांझी, ये करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों है, वेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, हमारा कुछ फैक्ट छूटा रह गया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारा जो, ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसमें हमारा जो क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, ये तो हो चुका है सिक्स वाला। अब सातवां देख लेते हैं क्वेश्चन। तो सातवां हमारा क्वेश्चन दोस्तों, इन विच कंट्री विल द FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, बी ऑर्गेनाइज, ये किस देश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यानी कि FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो हमारा इसमें चार ऑप्शन है, इंडिया, चाइना, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि जो इंडिया है वो करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंडिया, ये करेक्ट है। ये 2025 में जो इस हॉकी पुरुष विश्व कप का जो है आयोजन ये कराएगा। अब चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन को। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। यानी कि हाल ही में चर्चा में रहे सुहेलवा वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य, ठीक है, मतलब कि वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो हमारे पास कुल चार ऑप्शन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इनमें हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यानी कि उत्तर प्रदेश, ये करेक्ट है दोस्तों। यानी कि जो सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब जरा से इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो सुहेलवा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुहेल देव वन्य अभ्यारण्य भी कहा जाता है, ठीक है, इसे सुहेल देव वन्य अभ्यारण्य भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक, ठीक है, एक वन्य अभ्यारण्य है, और यह जो राज्य बलरामपुर है, गोंडा है, और श्रावस्ती जिला है, ठीक है।
राज्य का जो बलरामपुर जिला है, गोंडा जिला है, श्रावस्ती जिला है और नेपाल की जो सीमा है इसके समीप, ठीक है, फैला हुआ है। इसे सन 1988 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है कुल मिलाकर 452 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ठीक है, सेलिब्रेटेड, या फिर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, ठीक है, भेदभाव यानी कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे पास कुछ चार ऑप्शन है, 1 दिसंबर, 1 मार्च, 1 जनवरी और 1 नवंबर। देखिए दोस्तों, इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 मार्च, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है दोस्तों। यानी कि जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है वो 1 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अब डिस्क्रिमिनेशन डे की बात है तो चलिए इसको देख लेते हैं जरा सा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है यानी कि शून्य भेदभाव दिवस, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और ये हर वर्ष मनाया जाता है। और उसके बाद जो इसका उद्देश्य है, कानून के समक्ष समानता, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों की में व्यवहार को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये सब इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ठीक है। ये जो पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कब से मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, तो ये 1 मार्च 2014 से मनाया जाता है। फिर इसे उस वर्ष के 26 जनवरी को बीजिंग, जो कि चाइना में है, ठीक है, एक प्रमुख कार्यक्रम के साथ यूनेट्स के कार्यकारी निदेशक मिशेल सीडीबे द्वारा, ठीक है, शुरू किया गया। ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर, ठीक है, इसे मनाना शुरू किया गया, ठीक है। अब जो फरवरी 2016 में यूनेट ने, ठीक है, महत्वाकांक्षाओं, लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के तरीके में खड़े होने और भेदभाव को रोकने के लिए शून्य भेदभाव ठीक है, के आसपास कुछ शोध करने जैसे का आह्वान किया, ठीक है। अब देखिए 2014 क्या हुआ 2015 में, ठीक है दोस्तों, 2015 में कैलिफोर्निया के आर्मेनिया अमेरिकियों ने अर्मेनियाई, ठीक है, नरसंहार के पीड़ितों को याद करने के लिए शून्य भेदभाव दिवस पर एक डाई इन का आयोजन भी किया था, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, मैरिटाइम एक्सरसाइज जिसे जिमैक्स, ठीक है, 24 कहते हैं, वो कहाँ पर हेल्ड हुआ है, ठीक है, जून 2024 में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा हिंदी में देख लेते हैं, जून 2024 में आयोजित समुद्र अभ्यास जिमैक्स किन देशों के, ठीक है, किन देशों के सेनाओं के बीच हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जिमैक्स को अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये हो जाएगा जापान, और आई से हो जाएगा इंडिया, और एम से हो जाएगा मैरिटाइम, और ए से हो जाएगा, ठीक है, ए एक्स से हो जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है, यानी जिमैक्स, ठीक है, 2024, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चार ऑप्शन जो है इंडिया एंड जापान, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। जे से हमारा जापान हो गया, और आई से इंडिया हो गया, ठीक है, एम से मैरिटाइन हो गया, मैरिटाइन यानी समुद्री, ई यहाँ पर होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक्सरसाइज, और ये एक्स जानते ही है, ठीक है। ई एक्सरसाइज होगा, टोटल 24 में हो रहा है, इसलिए ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा फॉला जो है वो करेक्ट है दोस्तों। तो अब बात देखिए जीमैक्स की है, तो जरा जीमैक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीमैक्स में अगर आप देखेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि जो है जापान और भारत के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ जनवरी 2012 में नौ सैनिक अभ्यासों की जिमैक्स श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी। यानी ये कब से शुरू हुआ है दोस्तों, 2012 से। पहला जापान भारत समुद्री अभ्यास, ठीक है, यहाँ पर 13 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, बात तो यहाँ से चर्चा शुरू हुई थी। देखिए, पहला जापान भारत समुद्री अभ्यास, ठीक है, 19 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच चला था 2013 में, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था। ये आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कि पहला जो हमारा जिमैक्स अभ्यास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल की खाड़ी में 2013 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 जो है, भारत और जापान के मध्य नौसेना सहयोग को सुदृढ़, ठीक है। देखिए ये हमारा फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। अधिदेश कौन कौन है, देखिए इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, समझ में आ रहा है, इसका जो कार्रवाई यानी परिचालन प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करना है। और इसका जो भारत और जापान है, इसकी जो नौसेना के मध्य अंतः क्रियाशीलता को बढ़ावा देना है, ठीक है। यह सतत, उपसतत और वायु, ठीक है, क्षेत्र में सामुद्रिक कार्रवाइयों के पूरे स्पेक्ट्रम के अभ्यास में संचालन के माध्यम से प्राप्त किया था। ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यानी ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं इसके महत्व की, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये समय के साथ जापान
भारत समुद्र अभ्यास 2022 ने दोनों नौसेनाओं के मध्य आपसी समझ एवं अंतरक्रियाशीलता को समेकन किया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी तो कोई मतलब है नहीं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको जोर से पसंद आएगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।